हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अब हम आ गए अपना व्याकरण पार्ट लेकर। व्याकरण में आप लोगों को बड़ी परेशानी रहती है। तो व्याकरण बिल्कुल मैथ्स की तरह होते हैं। जैसे मैथ्स में हम मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल्स लर्न करते हैं, वैसे ही मैथ कुछ फॉर्मूले हम लोग करते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ व्याकरण में भी रहता है। व्याकरण में कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टेबल्स हैं। हमें यही लर्न करना है और व्याकरण फटाफट हो जाती है। तो इसको कैसे हम फटाफट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा समास। कि समास हमसे क्या कहता है। सबसे पहले हम जानेंगे समास होता क्या है। तो समास को हम समझेंगे। सबसे पहले समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना। ठीक है। तो इसी तरीके से संधि भी होती है। संधि में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं चीजों को, हम आपस में मर्ज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, हम यहां पर जो बड़ी चीज है उसको शॉर्ट कर रहे हैं। यहां पर हम चीजों को जोड़ नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बड़ी चीज को छोटा कर रहे हैं। ये याद रखिए, कोई बड़ा एक सेंटेंस है उसको करके हम एक शब्द में ले आए, उस एक शब्द में हम समझा देते हैं। ये चीज होती है संक्षिप्तीकरण। दूसरा, हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को हम जोड़ के जब छोटा कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, समास बन जाता है। ये हमारी परिभाषा है। कहां, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। ये परिभाषा है। तो यहां पर हमने किया। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। मतलब हम बोलते हैं ना, गागर में सागर भर देना। सागर कितना बड़ा होता है और गागर तो छोटी सी होती है। यानी कि कम शब्दों में ज्यादा चीजों को बोलना, और ऐसा बोलना कि प्रभावशाली हो, बहुत अच्छा लगे। यानी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को बोल देना। फिर समास रचना में दो पद होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे पद क्या होता है। तो पद को हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमने यहां पर, अब सपोज जैसे हमने लिया राजा। ये अगर हमने राजा को किसी भी लाइन में हम जैसे बोल दिया हमने राजा, रानी, राजपुत्र, तो ये क्या है, अलग अलग शब्द हैं। तो ये शब्द हैं। जब ये अलग किसी वाक्य में नहीं है, ये ऐसे ही लिखे हुए, राजा, रानी, राजपुत्र, घोड़ा, रथ, तो ये सब अलग अलग हैं। तो ये शब्द हैं। मगर जब हम इनको मिलाकर एक वाक्य बना देंगे, जैसे हम बोलेंगे राजा, रानी और राजपुत्र जो है रथ पे सवार होकर जा रहे हैं। जब हमने इनको एक वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो ये जो अलग शब्द लिखे थे इनकी स्वतंत्रता को हमने खत्म कर दिया, इनकी आजादी को खत्म करके हमने इनको एक जगह बांध दिया। ठीक है ना, हमने इनको पिंजरे में लाके रख दिया। सॉरी। तो अब क्या, अब वो शब्द जो स्वतंत्र थे तो वो शब्द थे, लेकिन जब हमने उन्हें वाक्य में प्रयोग कर दिया तो वो क्या बन गए, पद। जैसे कि आदमी स्वतंत्र रहता है तो वो आदमी रहता है, मगर जब वो जेल में बंद हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको कैदी बोलते हैं। उसी तरीके से जब शब्द स्वतंत्र रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं, मगर जब उन्हें हम वाक्य में प्रयोग करके उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं, मतलब उनकी आजादी को खत्म कर देते हैं, तब वो पद बन जाते। होते दोनों सेम ही चीज है, राजा का राजा ही रहेगा, रानी की रानी ही रहेगी, लेकिन तब वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमने आपको समझा दिया कि ये पद क्या होते हैं। अब इनको हम कैसे समझते हैं, समास रचना में दो पद होते हैं। जब हम समास को बनाते हैं तब हम दो पदों का इस्तेमाल करते हैं। पहला पद हमारा कहलाता है पूर्व पद और बाद वाला पद कहलाता है उत्तर पद कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी हम आपको सब समझाएंगे। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो कहलाता है समस्त पद। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, दो पद होते हैं। पूर्व मतलब पहला पद, उत्तर मतलब बाद में पद। ठीक है।
जो पहला पद है वो पूर्व पद कहलाएगा, बाद वाला उत्तर पद कहलाएगा। अब इसको हम आपको कैसे समझाते हैं, देखिए ये हमारे पास में आपका ये दिया हुआ है रसोई घर, ठीक है। तो ये हमारा पहला शब्द है, ठीक है, ये हमारा पहला शब्द है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पूर्व पद कहलाएगा, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। अब इसी में हमारा दूसरा क्या है, घर, तो ये नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पद, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ के जो हमने नया पद बनाया यानी कि रसोई घर, ये हमारा क्या हुआ, समस्त पद, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए हर जगह ये चीज आएगी, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। समस्त पद ही हमारा क्या कहलाता है, समास, ठीक है। समस्त पद ही हमारा समास कहलाता है, क्लियर। इसको सामासिक शब्द भी बोलते हैं, इसलिए कई नामों से बुलाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बनने के बाद समस्त पद कहलाता है, इसी को समास बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको सामासिक शब्द भी बोला जाता है। तो ये 3 नाम होते हैं, लेकिन मेन हमारा क्या है जिससे बन रहा है, पूर्व पद, उत्तर पद, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तब ये बनेगा हमारा समस्त पद। उसी तरीके से आते हैं हाथ के लिए कड़ी, यानी कि हथकड़ी। तो पहला पद हमारा हाथ है और दूसरा क्या है, कड़ी, उससे जोड़ के हमने क्या बनाया, हथकड़ी। नेक्स्ट नील और कमल, तो पहला हमारा के पूर्व पद क्या है, नील, दूसरा पद क्या है, कमल, और जोड़ के क्या बना, नील कमल। उसी तरीके से राजा का पुत्र, पहला पद यानी कि पूर्व पद राजा और उत्तर पद हमारा क्या है, पुत्र, और समस्त पद क्या है आपका, राजपुत्र। अच्छा, ये जो हमने आपको बताया पूर्व पद, उत्तर पद, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि अब हम जितने भी आपको समझाएंगे ये इसी बेसिस पे ही आएंगे, क्योंकि 6 जो इसके भेद है समास के, ये इसी बेसिस पे आपके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा क्या होगा अब आगे की तरफ में। सामासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। अब इनके संबंधों को जब हम स्पष्ट करेंगे, अब हमने समस्त पद तो ये बना लिया राजा का पद, ठीक है। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र हमारा क्या कहलाता है, राजपुत्र। ये हमारा क्या है, समास है, ये हमारा क्या है, समास है, ठीक। अब इस समास को जब हम विग्रह करेंगे तो इन दोनों के बीच मध्य का हमें संबंध दिखाना होता है। हम पहले इनको अलग अलग करेंगे और उन पे जो जरूरी विभक्तियां होंगी हम उन विभक्तियों को लगाएंगे। विभक्तियां क्या होती है, को, के लिए, समान, यथा, तथा, जो भी, और जो भी शब्द हमारा सूटेबल लगेगा हम उसको हम बीच में लगाते हैं। तो इसमें क्या है, हमने संबंध कैसे, राजपुत्र, तो अब इन दोनों का संबंध क्या है, राजपुत्र कैसा होगा, राजा का पुत्र ही तो राजपुत्र कहलाएगा। तो यहां पर क्या है, हमने संबंध दिखाया, कैसे दिखाया, राजा, यहां पर संबंध दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, का शब्द लगाया। जब हम विग्रह करते हैं तो जो हमारा पूर्व पद और उत्तर पद है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के बीच के संबंध को दिखाते हैं, तभी हम विग्रह करते हैं। यहां पर मैं समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो जो भी ये सामासिक शब्द हैं, यानी कि ये राजा और ये पुत्र, इन दोनों के बीच के संबंध को हम जब दिखाते हैं तभी वो विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है जब हम विग्रह करते हैं। तो जैसे हमने बताया, जैसे राजा था, तो हमने क्या यहाँ पे आ की मात्रा का लोप किया था, तो ये हमारा लोप हो जाता है, तो ये दिखाया। अब जैसे इन्होंने बताया राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, तो हमने आपको वही चीज बताई, जो राजपुत्र था वो हमने जब उसका विग्रह किया तो क्या हुआ, राजा का पुत्र। बीच का संबंध दिखाने के लिए हमने क्या दिखाया, आपको का लगाया। तो हम जैसे बोलते हैं ना, हम अब आपने बोल दिया 2 + 2 = 4,
अब उसका संबंध आप कैसे दिखाओगे? आप प्लस करके दिखाओगे ना, जैसे आप बताते हो, आपने मुंह से बोला 2 + 2 = 4, तो अब 2 + 2 = 4, तो कैसे दिखाते हो? जब उसको संबंध को दिखाओगे ना, कैसे दिखाओगे? 2 + 2 = 4। तो वही चीज दिखा रहा है, इन दोनों के बीच का संबंध आपने प्लस से दिखाया, उसी तरीके से हमने इन दो पदों का संबंध का से दिखाया। संबंध हमें दिखाना पड़ेगा। वो मैथ्स है इसलिए हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी है, तो हिंदी में हम कैसे दिखाते हैं? हम विभक्तियां लगाते हैं। ये विभक्तियां हमारी कैसे लगती हैं? कारक होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, कुछ अलग सहायक शब्द होते हैं, इनके जरिए हम इनके संबंधों को दिखाते हैं। ठीक है, तो अब यहां आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से समास विग्रह करते हैं और क्या होता है। अब हम समझेंगे कि समास कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहां क्या है, समास में दो पद शब्द हैं। ठीक है, हमने आपको भी समझाया था, दो पद हैं, पहला पद पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। जैसे गंगा जल, तो गंगा जल में पहला हमारा गंगा पूर्व पद है और जल हमारा उत्तर पद है। तो इन दोनों ही पदों में हम क्या करते हैं, इनको जब हम जोड़ते हैं, तो जब हम ये गंगा जल दिया है, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? गंगा का जल। अब हम आते हैं समास के भेद पर। क्या दिया है समास के भेद? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये समास बहुत इजी है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही इजी समझेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में हमें सबसे पहले समझना है ये अव्यय। ठीक है, ये अव्यय क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना है। अव्यय, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, विकारी और अविकारी। विकारी वो शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और आपका ये 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 हमारे विकारी रहते हैं, जिनमें बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है? जैसे हमने वचन किया तो लड़का लड़के हो गया, हमने आपको लिंग चेंज किया तो लड़का लड़की हो गया। तो इस तरीके से बदलाव आते हैं। बदलाव के कारण क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल, ये 4 चीजें जिम्मेदारी होती हैं जिनमें बदलाव, जो बदलाव पैदा करते हैं। किसमें बदलाव करते हैं? किसी भी संज्ञा शब्द में, किसी भी सर्वनाम में, किसी भी क्रिया में और किसी भी विशेषण में। इन 4 चीजों में बदलाव पैदा करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होगा। वे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी, यानी कि अव्यय। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अविकारी मतलब अव्यय शब्द। तो इन अव्यय शब्दों को क्या होते हैं? अव्यय शब्द जिनमें किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होता। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं और, तथा, क्योंकि, इसलिए, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होगा। अब ये जब बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा? तब वो हमारे अव्यय बन जाते हैं। अब ये हमने अव्यय समझ लिया। अव्यय भाव समास हम अलग समझेंगे, अभी हमने सिर्फ क्या समझा है? अव्यय, जिनमें किसी भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता। ठीक, तो अब क्या है? इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, तो प्रथम पद हमारा क्या होता है? पूर्व पद, यानी कि ये प्रथम पद हमारा अव्यय होता है, यानी कि पूर्व पद अव्यय है और उसका अर्थ प्रधान होता है, मतलब वो उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको यथा बताया, यथा किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। आप कोई भी वचन लगा लो, कोई भी क्रिया लगा लो, कोई भी आप क्या कहते हैं लिंग लगा लो, यथा शब्द यथा ही रहेगा, वो बदलाव में नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हुआ? अब ये पहली चीज हमने समझी
कि यहां पहला, आप देखिए हम पहला लिख लेंगे, प्रथम पद आपका अव्यय रहेगा, प्रथम पद अव्यय होगा, ठीक है। अब सेकंड बात हमें क्या याद रखनी है, अव्यय भाव समास में क्या क्या आता है हम ये बता रहे हैं, ठीक है। एक परिस्थिति में क्या होगा, जब प्रथम पद अव्यय होगा तब वो अव्यय भाव समास होगा। अब दूसरी किस कंडीशन में अव्यय भाव समास आएगा, इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन, ये तो हमने आपको बता दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहां पे भी अव्यय समास होता है। जैसे कि कोई भी शब्द अगर 2 बार इस्तेमाल करके उसे एक कर दिया जाए, जैसे हमने आपको यहां बताया रातों रात, यहां पे भी रात है और यहां पे भी रात है, मगर हमने उसको जब एक में यूज किया तो वो अव्यय हो गया। अब रातों रात को आप बदलो, नहीं बदल पाओगे, क्यों, क्योंकि ये तो अव्यय बन चुका है। रात शब्द रात, रातों, इसमें लिंग उसके वचन की वजह से बदलाव आया, लेकिन जब हमने इसको 2 पुनरावृत्ति शब्द, जैसे हमने आपको दिया है रात और रात, इन दोनों एक ही शब्द, सिंपल भाषा में आप समझेंगे, जब एक ही शब्द को हम 2 बार इस्तेमाल करें तो वो भी हमारा अव्यय में आएगा। जैसे रातों रात, धड़ाधड़, जैसे कोई चीज गिरती है ना, धड़ाधड़ गिर पड़ी, तो अब ये धड़ाधड़ क्या हुआ, धड़ाधड़ शब्द हमारा अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि यहां पे धड़ और धड़ शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, आपका पुनरावृत्ति, प्रथम पद का ही पुनरावृत्ति होना। तो दूसरी कंडीशन में भी अव्यय भाव समास होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय हो जाते हैं। हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हुए हैं, हम पहले भी क्लास में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लग के उसके मतलब को बदलते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ, बे, प्रति, ये शब्द हमारे उपसर्ग होते हैं। अब जैसे यहां पर जन्म, जन्म का मतलब तो हम जानते हैं कि पैदा होना, लेकिन जब हम उसके आगे उपसर्ग जोड़ देते हैं आ, तो हमारा क्या हो जाता है, आ जन्म, ठीक है। तो अब जब प्रथम, तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब प्रथम पद में उपसर्ग हो, जब प्रथम पद में उपसर्ग हो तो भी अव्यय भाव समास, मतलब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पैदा हो जाए तो आपका अव्यय भाव समास होगा। प्रथम पद आपका अगर अव्यय होता है तो अव्यय भाव समास है, प्रथम पद आपका अगर उपसर्ग है तो वो अव्यय भाव समास है, और अगर एक ही शब्द को 2 बार रिपीट किया गया है तो भी वो अव्यय भाव समास है। अब इसका विग्रह हम कैसे करते हैं, जैसे यथा का मतलब होता है अनुसार और प्रति का मतलब होता है हर एक, तो ये शब्द आते हैं। जैसे यहां पर आ रहा है यथाशक्ति, तो हमने क्या लिख दिया, शक्ति के अनुसार। आ जन्म यानी जन्म से ही, तो प्रथम पद हमारा क्या है, उपसर्ग है। फिर रातों रात, रात ही रात में एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। फिर प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में पहला पद हमारा क्या है, अव्यय है। प्रति का मतलब, तो यहां पर प्रत्येक दिन की जगह आप लिख सकते हो हर एक दिन, तो यहां पर इस तरीके से होगा। तो अब हमने आपको यहां पर समझा दिया कि अव्यय भाव समास हमारा 3 तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला, प्रथम पद अव्यय हो, दूसरा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की गई हो यानी 2 बार इस्तेमाल किया गया हो, और तीसरा उसमें पहला पद आपका उपसर्ग हो। इन सभी कंडीशन में हमारा अव्यय भाव समास ही होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कारक यानी कि तत्पुरुष समास। बहुत लंबा समास है ये, तो इसको हम कैसे समझेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद, ठीक है। प्रथम पद, उत्तर पद हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो पूर्व पद और उत्तर पद। तो अब इसमें क्या प्रधानता है, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। यह कारक से जुड़ा होता है, हम लोगों ने कारक पढ़े हैं ना पहले, तो ये कारक से जुड़ा समास है, मतलब जो पूरे कारक होंगे उन्हीं से जुड़ा होगा। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। मतलब जब हम विग्रह करते हैं और जो कारक लगाते हैं ये वही कारक होता है। ज्ञातव्य मतलब जो कारक दिखाया जा रहा है वही हमारा समास होगा।
इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम यहां पर लगाए, हमने लिखा समास है हमारा देशभक्ति, तो हमने बीच में क्या लगाया, के लिए। अब के लिए शब्द जो आया है, ये विभक्ति किस कारक की पहचान है, तो उसके लिए आपको पहले क्लासेस में टेबल्स पढ़ाई गई हैं, कारक की टेबल पढ़ाई गई है। कारक की टेबल कौन सी होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पर ऊपर संबंध का की के संबोधन हे भोवरे। तो ये जो हमने कारक पढ़े हैं, ये वही कारक आएंगे। जब के लिए आया तो हम कैसे निकालेंगे, हमने ये तो देख लिया ये तत्पुरुष समास है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। अब इसको सबसे पहले हम टेबल पढ़ेंगे, कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो ये कौन सा कारक हुआ के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी तरह हमने जब का लगाया, राजपुत्र को जब हमने विग्रह किया तो क्या लगाया, राजा का पुत्र। तो का विभक्ति किसके लिए आएगी, संबंध कारक की पहचान होती है। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का की के रा री रे। तो ये का शब्द क्या है, ये हो गया हमारा, ये कौन सा कारक हुआ, संबंध तत्पुरुष। तो ये जो विभक्तियां लगेंगी, इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा समास है। फिर अब हम देखेंगे समास के, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं। तो हम बताते हैं, जैसे हमने बताया कर्ता ने, तो कर्म की क्या पहचान होती है, को। ठीक, कर्म की क्या पहचान होती है, अगर कहीं पर हमने को लगाया तो वो हमारा कर्म कारक हो, कर्ता ने कर्म को। फिर करण से और एक लगता है के द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान की क्या पहचान होती है, के लिए। फिर उसके बाद आता है अपादान। अपादान की पहचान होती है से। अब से आप बोलेंगे दो में लगेगा, इसमें भी से लगा है, इसमें भी से लगा है, तो इस से की क्या पहचान होती है, अलग होना। अलग होना, कोई भी चीज अगर किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां अगर से लगा है तो वहां अपादान होगा, और कहीं पर अगर काम कराया जा रहा है तो वहां पर से होगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। फिर संबंध की क्या पहचान होती है, का की के और रा री रे। अब आप बोलोगे मैम रा री तो लगता ही नहीं है, जैसे होता है मेरा, मेरी, मेरे, तो उसमें लगता है ना रा री रे, तो वहां पर भी हम संबंध ही दिखाते हैं। फिर आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है इसकी पहचान, में, पर, ऊपर। ठीक है, इसकी पहचान क्या होगी, में, पर, ऊपर। तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कर्म ने, जैसे बोले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपका अपादान से अलग होना, अधिक संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में, पर, ऊपर। तो ये टेबल आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको याद कर लोगे तो आपके लिए समास करना बहुत जरूरी और आसान हो जाएगा। जितना आप इसको लर्न करोगे उतना आसान होगा। तो चलिए देखें, अब हम इन कारकों के एग्जाम्पल्स देखेंगे और इन्हें किस तरीके से हमें करना है हम आपको ये दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की हमने क्या विभक्ति बताई थी, को। इसमें दो पदों के बीच कर्म कारक छिपा होता है, मतलब कि को छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण अब देखिए क्या है। पहला, रथ चालक। जो रथ चालक होता है क्या होता है, रथ को चलाने वाला। जब हम विग्रह करेंगे तभी विभक्तियां लिखती हैं। जैसे हमने लिखा रथ चालक, रथ को चलाने वाला। फिर है ग्रामागत, ग्राम को गया हुआ।
ठीक है। ग्रामागत मतलब ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। इन सभी जगह देखिएगा आप को लग रहा है, तो जहां पर भी को लगेगा वो आपकी क्या होगी, कर्म तत्पुरुष समास। फिर है वन गमन, वन को गमन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो इस जगह सभी जगह हमने जब को लगा हुआ देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जहां पर को लगा हुआ, जैसे ही हमने विग्रह किया और को लगा हुआ आया, तुरंत आप समझ लीजिए कि वहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट, जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध हो। करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति हमने आपको क्या बताई थी, से के द्वारा। तो इसके क्या, इन दोनों के बीच में करण कारक से होता है, इसकी विभक्ति होती है के द्वारा और से, तो उसमें क्या होता है आपका करण तत्पुरुष। अब इसका क्या है, स्वर रचित, स्वर रचित, स्व द्वारा रचित, यानी कि मैंने इसकी रचना की है, स्वरचित हम बोलते हैं ना, हमने बनाया है, तो क्या बोलते हैं, स्वरचित, यानी मेरे द्वारा बनाया गया। तो इसमें द्वारा लगाए देखिए। फिर है मन चाहा, मन से चाहा, से लगा, यहां पर पास आ रही है, से का मतलब यहां पर कोई चीज अलग नहीं हो रही है, ध्यान रखना, जहां अलग हो रही होती है वहां अगर लग जाए तो वहां कारक बदल जाता है। अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। फिर है शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यानी उसको आके गम लग गया है, यानी कि उसको तकलीफ हो रही है, तो यहां पर से लगाए। तो जैसे ही हम इसकी विग्रह करेंगे, विग्रह करते हमारे सामने जैसे ही विभक्ति आएगी, तुरंत हम पहचान जाएंगे कि यहां पर हमारा करण तत्पुरुष समास है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तो इनमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक, यानी दो पद यानी पूर्व पद और उत्तर बीज के बीच संप्रदान कारक छिपा है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए। जहां पर भी के लिए विभक्ति लगेगी, दोनों यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जहां के लगेगा वहां पर संप्रदान कारक होगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक है, हम बोलेंगे ना विद्यालय, तो विद्या के लिए। विश्रामालय, तो क्या होगा, विश्राम के लिए आलय। उसी तरह रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो जहां पर भी ये के लिए शब्द हम जैसे ही लगाएंगे विग्रह करने पर, कोई भी, जैसे आपसे तुरंत एक शब्द दे दिया गया और बोला गया समास बताइए, तो समास आप कैसे बताओगे, पूर्व पद उत्तर पद देख के बताओगे, फिर उसका विग्रह करोगे, तो विग्रह करने पर जो विभक्ति आएगी वही हमारी क्या होगी, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट हमारे पास में आपका क्या आता है, अपादान तत्पुरुष समान। अपादान, अपादान का मतलब है अलग हो जाना, कोई चीज किसी, जैसे हम बोलते हैं ना पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो अब यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहां पर जो से लगा है ये अलग होने का भाव दे रहा है, तो वहां पर अपादान होता है। चलिए देखें, इनमें दो पदों के बीच अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, या विभक्ति होती है से अलग, ठीक है, दो चीजें लगी होती हैं, से अलग या से, तो मतलब जहां पर कोई चीज किसी से अलग हो रही हो और से लगा हो वहां पर हमारा अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो कैसे हुआ, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, मतलब कोई काम है और वो उससे भाग रहा है, यानी अलग हो रहा है, ठीक है ना, अलग हो रहा है। अब यहां पर से लगा है इसलिए हमारा यहां अपादान है। दूसरा दूरागत, दूर से आगत, कोई दूर से यहां आया, मतलब वो जगह उसने छोड़ दी, वहां से अलग हुआ ना, तो ये हुआ। फिर क्या है, रण विमुख, यानी रण से भागा हुआ, कोई अगर रण से भाग जाए, रण से भाग जाता है ना, रण से विमुख हो जाता है, भाग जाता है, रण छोड़ के, लड़ाई हो रही है और डर गया और रणभूमि छोड़ के भाग गया, तो वो वहां से भागा, अलग हुआ, इसलिए वहां पर से लगेगा। नेत्रहीन, तो जहां जिसके नेत्र ना हो, यानी नेत्र छीन लिए गए हो, यानी जिसकी आंखें ना हो, तो वहां उसकी नेत्र से अलग है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, नेत्रहीन। पाप मुक्त, जो पाप से अलग है, पाप से मुक्त यानी पाप से अलग है, तो
तो ये पाप यहां पर से लगा तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भटक गया, यानी कि जो उसको पथ पे चल रहा था उससे अलग हो गया वो। तो जहां पर भी हमारा अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा हो, वहां पर से लगा हो, तो वो हमारा क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट आते हैं तत्पुरुष समास के भेद में। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष, जहां पर दो पदों के बीच में संबंध जो विभक्तियां होती हैं वो लगी हो। जैसे संबंधकारक की विभक्ति है का, की, के, ठीक है, यहां पर वहां संबंध। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, हमने संबंध दिखाया राजपुत्र, तो ये हमारा वो राजा। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोगों के लिए, लोगों का तंत्र, ठीक। फिर है दुर्वा दल, दुर्व का दल सॉरी। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। तो इस समय देखिए का, की, के, ये शब्द जहां आएंगे वो हमारे क्या होंगे, संबंध तत्पुरुष समास। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है आपका अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में हमारा क्या रहता है, जहां पर पोजीशन, वो हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास रहता है। अब नेक्स्ट हमारा, अब अभी हमने पहला पढ़ा अव्ययभाव समास, फिर उसके बाद पढ़ा हमने तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होते हैं? कर्मधारय समास को समझने के लिए सबसे पहले उपमेय और उपमान समझना जरूरी है। ये आपका इसमें आएगा, यानी कि विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान, ठीक है। ये सबसे पहले समझिए। उपमेय मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्द की हम विशेषता बनाते हैं तो वो उपमेय। और क्या उपमान दिया जा रहा है, मतलब उसकी क्या विशेषण शब्द होते हैं, उन्हें उपमान कहते हैं। चलिए अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद जो दूसरा पद होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, इन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जहां पर विशेषण और विशेष शब्द साथ होंगे वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। कैसे? चरण कमल ये दिया है, तो इसमें अब आप ध्यान दीजिए। चरण, चरण मतलब पैर, किसके समान है? कमल, कमल के समान। यानी कि चरण इतने कोमल है जैसे कमल का पत्ता होता है। तो चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास। तो क्या होगा यहां पर, जब हम विग्रह करते हैं के समान शब्द लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, के समान शब्द लगाते हैं जी। फिर नील गगन, गगन जो है, गगन की क्या विशेषता है कि वो नीला है, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, तो वो आपका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। मुख की क्या विशेषता बताई गई है कि वो चंद्रमा के समान है। दूसरा है पीतांबर, पीला अंबर, यानी कि वस्त्र कैसा है? पीला है। वस्त्र की क्या विशेषता बताई कि वो पीला है। महात्मा यानी आत्मा, यानी दूसरा शब्द, आत्मा कैसी है? महान है। फिर लाल मणि, मणि का क्या रंग है? लाल। मणि की क्या विशेषता है कि वो लाल है। तो अब इनका विग्रह कैसे करेंगे? जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। तो यहां पर आपको ये चीज साफ तौर से रखनी, जहां विशेषण और विशेष साथ में होंगे वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। ये एकदम ध्यान से रट लीजिए कि विशेषण विशेष जहां साथ में दिए गए वहां हमारा कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों बहुत ही इजी समास है, इनको पहचानने के बहुत अच्छे तरीके। कैसे? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व मतलब पहला वाला पद, ठीक है, पहला पद, ये देखिए पहला पद संख्यावाची होता है, यानी जहां पर नंबर्स बताए जाते हैं, मगर हिंदी में बताए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।
हिंदी की गिनतियां जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो जहां पर पूर्व पद यानी पहला पद हिंदी का रहता, वो सॉरी संख्या का रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विगु समास। पर कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो सकता है, मगर कभी कभी देखा जाता है कि बाद वाले शब्द भी हमारे संख्यावाची होते हैं। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। समूह यहां पर जब हम करेंगे तो किसी चीज का समूह या समाहार होगा। इन शब्दों का इस्तेमाल किसी का जैसे बताते हैं नंबर्स नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे दो सेब, इसका मतलब ये थोड़ा ना ये समास हो गया। यहां पर हम बताएंगे किसी चीज का समूह आया है, जैसे उसे द्विगु समास। उदाहरण कैसे, नवग्रह, नवग्रह तो क्या है, 9 ग्रहों का समूह, यानी कि 9 ग्रह साथ में लिए गए। दोपहर, 2 पहरों का समूह। दोपहर का समय क्या रहता है, पूर्वाहन और अपराहन, ये दोनों कब मिलते हैं, दोपहर में। तो 2 पहरों का समाहार जहां पर मिल रहे हैं। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो यहां पर किसी भी चीज का समाहार या समूह करके आप विग्रह करोगे। और याद रखना पहला पद संख्यावाची होना जरूरी है, वहीं पर आपका द्विगु समास होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारा क्या रहता है, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, याद रखना दोनों पद, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों ही अपनी समान पोजीशन रखते हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं होता। इसमें कोई भी पद गौर नहीं होता, मतलब किसी को भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी विपरीतार्थक होते हैं, जैसे रात दिन, जीना मरना, ये सारी चीजें। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। मोस्टली होता है कि विलोम होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो किनको लगाएंगे, और अथवा या एवं, इन चीजों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम आते हैं जलवायु, जलवायु, तो जलवायु का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल और वायु। ठीक है, फिर दूसरा है अपना पराया, अपना या पराया। अच्छा, अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हम कहां और लगाएं, कहां या लगाएं। तो याद रखिए जिन चीजों को हम साथ में रख सकते हैं, ठीक है, जैसे होता है हमारा क्या, माता और पिता, मम्मी पापा तो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। जो चीजें हम साथ में रख सकते हैं उनके बीच में हम और रखते हैं, और जिनको हम एक समय में एक चीज रख सकते हैं, जैसे आना जाना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आना और जाना नहीं, आना या जाना होगा। या तो हम आ सकते हैं या जा सकते हैं। ये क्या पोजीशन होती है, इन दोनों को हम एक वक्त में हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम आ सकते हैं या हम जा सकते हैं। तो जो चीजें हम एक साथ रख सकते हैं उनमें और लगाते हैं, और जो चीजें हम एक साथ नहीं रख सकते, यानी दोनों एक समय में हम दोनों काम नहीं कर सकते, वहां पर हम या लगाते। जैसे अपना पराया, कोई भी वस्तु या तो अपनी हो सकती है या पराई हो सकती है, अपनी पराई दोनों नहीं हो सकती ना, तो वहां पर हम या लगाएंगे। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या तो एक समय में हम पाप कर सकते हैं या हम पुण्य कर सकते हैं, दोनों चीजें हम एक समय में नहीं कर सकते, तो उस जगह हम या लगाएंगे। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण तो दोनों एक समय में एक साथ रह सकते हैं, इसलिए हम और लगा रहे हैं। अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल दोनों हम एक साथ एक पोजीशन में रख सकते हैं, तो इसलिए हम और लगा रहे हैं। नर नारी, नर और नारी, ये दोनों ही चीजें एक साथ आ सकती हैं। तो यहां पर हमने देखा इनकी एक पहचान और आती है कि इनके बीच में ये छोटे छोटे डैश लगे होंगे आपके, जब भी होगा तो ये जैसे आपका ये दिया ना, जैसे पाप पुण्य, राधा कृष्ण, अन्न जल, नर नारी, इन सब के बीच में देखिए डैश लगा। ये जो विलोम शब्द आएंगे इनके बीच में डैश लगा होता है, तो ये भी एक पहचान होती है कि जब इनका विग्रह करेंगे तो और शब्द लगा देंगे या लगा देंगे। अब इसके बाद में हमारा समास आता है बहुव्रीहि। छठा समास हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास। हमने कर्मधारय समास अभी हमने पढ़ा ना, जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होगा। ठीक है, पूर्व या उत्तर पद में से एक विशेषण या विशेष्य होगा। लेकिन जब बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं तो इसमें तीसरा पद बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता।
ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होगा। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वो तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जब दोनों पद मिलेंगे और जब वो तीसरा पद बनाएंगे तो वो प्रधान होगा। इस विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, यानी इन शब्द जब विग्रह करते हैं तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आदि आते हैं वह बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि विशेषण और विशेष, यहां पर भी हम विशेषण और विशेष पढ़ेंगे साथ में, लेकिन ये हमें इशारा किसी तीसरे की तरफ कर रहे होंगे। जैसा गजानन, आनन मतलब मुख, मुख का विशेषता क्या है, गज के समान है। मुख की क्या विशेषता है कि वो गज के समान है। ये विशेषण और ये विशेष। अब इसके बाद गजानन हम जब इसका विग्रह करेंगे तो ये किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करेगा। जैसे बोलेंगे गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। तीसरा पद हमारा क्या है, गणेश। जब हम ऐसे विग्रह करेंगे तो ये हमारा बन जाता है बहुव्रीहि समास, तीसरे पद की तरफ इशारा करेंगे। उसी तरह है त्रिनेत्र, अगर आपने विग्रह कर दिया तीन नेत्र, त्रिनेत्र का विग्रह किया तीन नेत्र, तीन नेत्रों का समूह त्रिनेत्र। और अगर हम बोलेंगे तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तो वो क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। और अगर हमने सिर्फ बोल दिया तीन नेत्र तो वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। अब नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वो हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहां पर इन सभी का आपका जो है ये समझना होगा जब हम विग्रह करेंगे। तो जब हम तीसरे पद का जैसे ही निर्माण कर देते हैं उस जगह पर वो क्या हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। चलिए, अब हमने समास के तो सारे भेद पढ़ लिए, मगर कुछ समास सिमिलर हैं, ठीक है, जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि सिमिलर है, तो हम इनके बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। अंतर हमने देखा ना, दोनों का विग्रह के आधार पर हम जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला क्या है, समास के कुछ उदाहरण जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। जैसे हमने आपको कर्मधारय समास में एक विग्रह कराया था पीतांबर, ठीक है, तो हमने उसका विग्रह किया पीला है जो अंबर, यानी कि पीला वस्त्र। तो वो हमने क्या लिखा, पीला है जो वस्त्र, वो हमने दे दिया कर्मधारय समास। अब अगर हम बोल दे पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करते हैं जो, अर्थात विष्णु या कृष्ण, हमने अगर ऐसे बोल दिया तब वो बन जाता है बहुव्रीहि समास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विग्रह करते समय आपको सावधानी बरतनी है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, ये हमने आपको अभी बताया था, ठीक है। इन दोनों में ये चीजें होती हैं। इसमें शब्दार्थ प्रधान होते हैं, शब्द के अर्थ जो हैं वो ज्यादा महत्व रखते हैं। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में दूसरा पद यानी कि जो विशेष्य होता है, और पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है, विशेषण बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया गजानन, हमने बताया ना, तो हमने बताया गज के समान मुख है जिसका। तो अब अगर गजानन को हम कर्मधारय समास में लेके आएंगे तो कैसे लिखेंगे, गज के समान मुख, ठीक है। अगर गजानन अभी आपको बताया था बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में क्या बताया था, गज के समान मुख है जिसका, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। अगर अब उसको हमने उस समय हमने बहुव्रीहि समास के हिसाब से विग्रह किया, मगर अब इसे अगर हम कर्मधारय के हिसाब से विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे, विग्रह गज जैसा मुख है जिसका, ठीक है, गज के जैसा मुख है जिसका, वो हो जाएगा कर्मधारय। ये आपके विग्रह पर डिपेंड करता है कि आप समास का विग्रह किस हिसाब से कर रहे हो, उसी हिसाब से इसका भेद का नाम लिखोगे। फिर जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, हमने अगर नीलकंठ का विग्रह किया और लिख दिया नीलाकंठ, ठीक है, नीलाकंठ, ठीक है, तो ये हमारा कर्मधारय हो गया। अब अगर इसको हम बहुव्रीहि में लेके आएंगे तो कैसे करेंगे, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो ये हमने विग्रह के थ्रू आपको समझाया।
बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ। तो हमने आपको यहां पर डिफरेंस बताया कि जब हम विग्रह करेंगे उसी के आधार पर हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का निर्धारण करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। ये एक होता है द्विगु समास में। कैसे? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। अब आपके सामने दिया द्विगु समास में क्या बताया था, पहला पद संख्यावाची होता है, और इसी तरीके से हमने आपको यहां पर बताया, जैसे दिया चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चतुर्भुज मतलब हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। हम स्क्वायर को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चार भुजाएं हो गई ना, ये चार भुजाएं हैं, तो चार भुजाओं का समूह जहां होगा उसको हमने क्या बोल दिया, चतुर्भुज। अब उसी तरह हमने चतुर्भुज लिया, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यहां पर हमने तीसरे पद का निर्माण कर दिया, तो इस जगह पर हमारा क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास। तो ये आपके विग्रह पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से विग्रह कर रहे हो, वो आपके लिए इजी कर देगा। तो यहां पर हमने आपको समास सारे समझाए। याद रखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, पेपर्स निकालो, उनकी प्रैक्टिस करो, समझो, तो वो आप समास और समझते जाओगे, करते जाओगे। आई होप आपको ये समास बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे व्याकरण पाठ के लिए हमारे आगे के वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, बाय बाय।